दोस्तों, सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से सीमा पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह अलर्ट मोड में ला दिया। राजधानी से लेकर सीमा के आखिरी चौकी तक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सैन्य मुख्यालयों में देर रात तक बैठकें चलती रहीं और कई ऐसे फैसले लिए गए जिनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। सूत्रों का दावा है कि घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला ने हालात को इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां अब हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। सीमा पर तैनात जवान लगातार चौकसी बढ़ा रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यही वजह है कि बीती रात जब कुछ असामान्य संकेत मिले तो सुरक्षा तंत्र तुरंत हरकत में आ गया। कुछ ही मिनटों में कई स्तरों पर समन्वय शुरू हुआ और हालात का आकलन करने के लिए विशेष टीमें सक्रिय कर दी गईं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती जानकारी सामने आते ही कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। कहीं बड़े ऑपरेशन की बात हो रही थी तो कहीं किसी गुप्त योजना की चर्चा चल रही थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर सूचना की बारीकी से जांच कर रही थीं, क्योंकि सीमा जैसे संवेदनशील इलाके में एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसी बीच कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां सामने आईं जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज्ञात तत्व लंबे समय से सीमा क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मकसद केवल तनाव बढ़ाना नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास का ऐसा माहौल तैयार करना था जिससे हालात लगातार बिगड़ते चले जाएं। यही वजह थी कि जांच एजेंसियों ने अपना पूरा फोकस उन नेटवर्क्स पर केंद्रित कर दिया जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को संचालित कर रहे थे। उधर सीमा पर तैनात जवानों के लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि जिम्मेदारी का सबसे कठिन दौर बन चुका था। दिन हो या रात लगातार निगरानी जारी थी। हर चौकी पर सतर्कता पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। आधुनिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही थी। अधिकारियों का साफ संदेश था कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब जांच के दौरान एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। यह सुराग सीधे उस रहस्यमय नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा था जिसकी गतिविधियों की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी। सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि उस रहस्यमय की दो ही नेटवर्क सीमा पर पैदा हुए तनाव के पीछे की सबसे बड़ी कड़ी हो सकता है। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी जानकारी बेहद सीमित लोगों तक ही रखी गई। रात गहराती जा रही थी। सीमा क्षेत्र में सन्नाटा था, लेकिन पर्दे के पीछे घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। विशेष टीमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थीं। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे तनाव बढ़ता जा रहा था। राजधानी में बैठे वरिष्ठ अधिकारी लगातार अपडेट ले रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय अपने चरम पर था। हर नई सूचना का विश्लेषण किया जा रहा था और उसी के आधार पर अगली रणनीति तय की जा रही थी। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि धैर्य, रणनीति और सटीक निर्णय क्षमता की परीक्षा बन चुका था। और फिर देर रात वह क्षण आया जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। ऑपरेशन से जुड़ी पहली महत्वपूर्ण सफलता की खबर सामने आई। हालांकि आधिकारिक तौर पर बहुत कम जानकारी साझा की गई, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा एजेंसियां अब उस रहस्य के काफी करीब पहुंच चुकी हैं जिसने पिछले कई दिनों से पूरे क्षेत्र को तनाव में डाल रखा था। इसके बाद जो घटनाएं सामने आने वाली थीं, वे इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और अप्रत्याशित बनाने वाली थीं। ऑपरेशन से जुड़ी पहली सफलता की खबर जैसे ही कंट्रोल रूम तक पहुंची, वहां मौजूद अधिकारियों के चेहरों पर गंभीर संतोष की झलक दिखाई दी। कई दिनों से जिस सुराग की तलाश की जा रही थी, आखिरकार उसका एक सिरा हाथ लग चुका था। लेकिन अनुभवी अधिकारियों को अच्छी तरह पता था कि किसी भी बड़े नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे कठिन हिस्सा उसकी पहली परत नहीं, बल्कि उसके बाद खुलने वाली परतें होती हैं। यही कारण था कि शुरुआती सफलता के बावजूद किसी तरह का उत्साह या जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। इसके बजाय पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा गोपनीय बना दिया गया। उधर सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक सुरक्षित कमांड सेंटर में रात भर गतिविधियां जारी थीं। विशाल स्क्रीन पर लगातार अपडेट आ रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर तैयार की जा रही थी। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि मामला सिर्फ सीमाई तनाव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय था जो कई स्तरों पर काम कर रहा था। उसका उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करना था जिनसे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती चली जाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसियों को कुछ ऐसे डिजिटल संकेत मिले जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। कई फर्जी पहचान वाले अकाउंट्स
एन्क्रिप्टेड संचार चैनल और संदिग्ध वित्तीय लेन देन एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देने लगे। शुरुआत में जो घटनाएं अलग अलग लग रही थीं, अब वे एक ही बड़ी योजना का हिस्सा प्रतीत हो रही थीं। जांचकर्ताओं को एहसास हो गया कि वे किसी साधारण गिरोह का नहीं, बल्कि एक बेहद संगठित और संसाधन संपन्न नेटवर्क का सामना कर रहे हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सूचना सामने आई। सीमा क्षेत्र के पास स्थित एक परित्यक्त गोदाम में पिछले कुछ महीनों से असामान्य गतिविधियां देखी गई थीं। स्थानीय लोगों ने पहले इसे सामान्य व्यापारिक गतिविधि समझा था, लेकिन जांच में पता चला कि वहां आने जाने वाले कई लोग फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे। यह जानकारी मिलते ही विशेष टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया। पूरे इलाके की निगरानी शुरू हुई और बिना किसी शोर शराबे के उस स्थान को चारों तरफ से घेर लिया गया। रात के लगभग 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। अंधेरा इतना घना था कि कुछ मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विशेष उपकरणों और आधुनिक निगरानी प्रणालियों की मदद से टीमें धीरे धीरे आगे बढ़ीं। हर कदम नपातुला था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं ही, जिसके बाद भी साफ दिखाई 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं और उनके पास किस तरह के संसाधन हो सकते हैं। कुछ मिनटों तक सब कुछ शांत रहा, फिर अचानक भीतर हलचल दिखाई दी। संकेत मिलते ही टीमें एक साथ सक्रिय हुई और कुछ ही क्षणों में पूरा परिसर उनके नियंत्रण में था। हालांकि वहां से जो सामग्री बरामद हुई उसने अधिकारियों को चौंका दिया। नक्शे, संचार उपकरण, कई इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस और बड़ी मात्रा में दस्तावेज मिले। पहली नजर में यह सब बेतरतीब लग रहा था, लेकिन विशेषज्ञों ने तुरंत समझ लिया कि इनमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां छिपी हो सकती हैं। सारी सामग्री को सुरक्षित तरीके से जब्त कर लिया गया और विश्लेषण के लिए भेज दिया गया। अगले 24 घंटे पूरे घटनाक्रम के लिए निर्णायक साबित हुए। डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ लगातार बरामद उपकरणों की जांच कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ ऐसी फाइलें सामने आने लगीं जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। इन फाइलों में कई स्थानों के संदर्भ, कोडित संदेश और भविष्य की योजनाओं से जुड़े संकेत मौजूद थे। हालांकि अधिकांश जानकारी एन्क्रिप्टेड थी, फिर भी विशेषज्ञ कुछ हिस्सों को पढ़ने में सफल हो गए। इन्हीं हिस्सों से पता चला कि नेटवर्क का अगला कदम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। राजधानी में तत्काल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में मौजूद हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि समय बहुत कम है। यदि नेटवर्क की अगली योजना को समय रहते नहीं रोका गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसी वजह से एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार की गई, जिसमें खुफिया, निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी कार्रवाई तीनों को एक साथ जोड़ा गया। उधर नेटवर्क के सदस्य भी बेचैन होने लगे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी कुछ गतिविधियां एजेंसियों की नजर में आ गई हैं। इसलिए उन्होंने अपने कई संपर्क बिंदु अचानक बंद कर दिए। कुछ डिजिटल चैनल निष्क्रिय कर दिए गए और कई लोग भूमिगत हो गए। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अचानक हुए इन बदलावों ने एजेंसियों को यह समझने में मदद कर दी कि नेटवर्क के कौन कौन से हिस्से सबसे महत्वपूर्ण हैं। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम बार बार सामने आने लगा। यह नाम किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक कोड था। कई संदेशों में उसका उल्लेख था और लगभग हर महत्वपूर्ण निर्देश उसी से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। अधिकारियों ने उसे अस्थायी रूप से आर्किटेक्ट नाम दिया। माना जा रहा था कि यही वह व्यक्ति है जो पूरे नेटवर्क की रणनीति तैयार करता है, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। आर्किटेक्ट तक पहुंचना आसान नहीं था। वह कभी सीधे संवाद नहीं करता था। उसके संदेश कई स्तरों से गुजरकर आगे पहुंचते थे। यही कारण था कि अब तक उसकी पहचान सुरक्षित रही थी। लेकिन जांचकर्ताओं ने तय कर लिया था कि यदि पूरे नेटवर्क को खत्म करना है तो सबसे पहले इसी रहस्यमय संचालक तक पहुंचना होगा। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी डिजिटल खोज जिसे एजेंसी के अनुभवी अधिकारी भी अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण जांचों में से एक मान रहे थे। हजारों संदेशों, लाखों डेटा पॉइंट्स और अनगिनत तकनीकी संकेतों का विश्लेषण किया गया। धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा। ऐसा लग रहा था कि आर्किटेक्ट हर बार एक विशेष समयावधि में सक्रिय होता है और कुछ खास प्रकार के नेटवर्क संसाधनों का इस्तेमाल करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत मिला। एक एन्क्रिप्टेड चैनल कुछ सेकंड के लिए सक्रिय हुआ और फिर तुरंत बंद हो गया। सामान्य परिस्थितियों में यह घटना महत्वहीन लगती, लेकिन विशेषज्ञों ने उसी क्षण आवश्यक डेटा रिकॉर्ड कर लिया। यही डेटा आगे चलकर पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला था। अब एजेंसियों के पास एक संभावित स्थान था। हालांकि पुष्टि अभी बाकी थी, लेकिन संकेत इतने मजबूत थे कि कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। विशेष टीमों को सतर्क कर दिया गया। हवाई निगरानी बढ़ा दी गई। जमीनी इकाइयों को नए निर्देश जारी हुए। हर कोई जानता था कि आने वाले कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं, लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जैसे ही टीमें अपनी तैयारी पूरी कर रही थीं, उसी दौरान एक अज्ञात स्रोत से एक संदेश प्राप्त हुआ। संदेश छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी,
जिसे तुम खोज रहे हो वह वहां नहीं है जहां तुम देख रहे हो। इस एक पंक्ति ने पूरे अभियान को नई उलझन में डाल दिया। क्या यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की चेतावनी थी? क्या नेटवर्क जान चुका था कि एजेंसियां उसके करीब पहुंच गई हैं? या फिर यह जानबूझकर भेजा गया भ्रामक संदेश था? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, लेकिन इतना तय था कि खेल अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था और इसी के साथ वह मिशन शुरू होने वाला था जो आने वाले दिनों में पूरे घटनाक्रम की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शायद बांग्लादेश की वर्तमान हुकूमत और वहां की सेना इतिहास के पन्ने पलटना भूल गई है। वे भूल गए हैं कि अब वही महान हिंदुस्तान है जिसने अपने अकेले के दम पर दुनिया के भूगोल को बदलकर रख दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि जो देश नया राष्ट्र बनाना जानता है, अगर उसकी संप्रभुता और उसके जवानों पर आंच आए तो उसे दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना भी बहुत अच्छे से आता है। भारत ने हमेशा से एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए बांग्लादेश की हर मुसीबत में मदद की है। उसे हमेशा अपना माना है और भारत कभी नहीं चाहता कि हमारे पड़ोसी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचे। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी इस शराफत को भारत की कमजोरी मान लिया जाए। अगर आज का नया भारत अपना मन बना ले तो पूरी दुनिया जानती है कि सामने वाले का वजूद मिटाने में कितने ही घंटों का वक्त लगेगा। बहरहाल इस समय तनाव चरम पर है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ के आलाधिकारी अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से एक बेहद गोपनीय मिलिट्री बेस पर लगातार और बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। भारत का साफ और कड़ा रुख है, जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वापस नहीं लौटते, तब तक बांग्लादेश के इन दोनों कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। आखिर आधी रात को सरहद पर हमारे 4 जवानों के साथ क्या हुआ था? बीएसएफ ने कैसे चक्रव्यूह रचकर बांग्लादेश के उन 2 बड़े कमांडरों को दबोचा? और इस समय दिल्ली में बांग्लादेश को उसकी सही औकात दिखाने के लिए क्या रणनीति बन रही है? आज की इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की 11 कड़वी और सच्ची हकीकत से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपने देश की संप्रभुता और बीएसएफ के इस करारे पलटवार का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए समझते हैं कि बीती रात सरहद पर इस महाबाल की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, अब इस पूरी घटना की इन कैमरा क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बीती रात सरहद पर आखिर किस स्तर का विश्वासघात करने की कोशिश की गई थी। कल रात सीमावर्ती इलाकों में मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक बना हुआ था। मूसलाधार बारिश, आसमान में कड़कड़ाती बिजली और घने कोहरे की वजह से सरहद पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर पहुंच चुकी थी। ऐसे में सीमा की सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तयशुदा पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। उनके पास अत्याधुनिक नाइट विजन इक्विपमेंट जरूर थे, लेकिन कुदरत के कहर के बीच उनकी पोजीशनिंग को ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ठीक इसी वक्त बांग्लादेशी सेना के कुछ खुराफाती कमांडरों की शह पर वहां के स्थानीय उग्रवादियों और तस्करों के एक बड़े झुंड ने सरहद के बेहद संवेदनशील और बिना बाण वाले हिस्से के पास एक खतरनाक जाल बिछाया। जैसे ही हमारे चारों जवान गश्त करते हुए उस जीरो लाइन के करीब पहुंचे, वैसे ही भारी तादाद में छिपे हुए उपद्रवियों और बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मियों ने अचानक उन पर पीछे से धावा बोल दिया। खराब मौसम और संख्या बल का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों ने हमारे जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे जांबाजों ने आखिरी दम तक मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी न होने और अचानक हुए इस धोखे के कारण वे उपद्रवी हमारे 4 जवानों को जबरन घसीटते हुए बांग्लादेशी सीमा के भीतर लेकर चले गए। इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद बांग्लादेशी खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि खराब मौसम की आड़ में वे इस पूरी वारदात को दबा देंगे या फिर आने वाले दिनों में भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हमारे इन जवानों का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में करेंगे। लेकिन वे ये भूल गए कि यह साल 1971 का दौर नहीं है और न ही दिल्ली की गद्दी पर अब कोई कमजोर हुकूमत बैठी है। जैसे ही हेडक्वार्टर में हमारे इन 4 जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे और उनके लापता होने की खबर वायरलेस पर गूंजी, वैसे ही भारतीय कमांडरों का माथा ठनक गया। सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और फिर शुरू हुआ वह खेल जो कभी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ था। अपने 4 भाइयों को बांग्लादेश की कस्टडी में देखकर बीएसएफ के जवानों के भीतर देशभक्ति और गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उसने सरहद पार के पूरे डिफेंस ग्रिड को हिलाकर रख दिया। हमारे कमांडरों ने साफ कर दिया कि अब फ्लैग मीटिंग या कागजी चेतावनियों का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने हमारे जवानों पर हाथ डाला है तो जवाब भी उसी आक्रामक भाषा में दिया जाएगा।
बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए बीएसएफ के एलीट कमांडोज ने आधी रात को कड़कड़ाती बिजली के बीच बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए एक बेहद रणनीतिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन ले ली। खुफिया इनपुट से पता चला था कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के दो बड़े कमांडर जो इस पूरी साजिश की निगरानी कर रहे थे, वे सीमा के बिल्कुल करीब एक स्थायी बंकरनुमा पोस्ट से इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रहे थे। भारतीय जवानों ने बिना कोई आवाज किए बिल्कुल साइलेंट मोड में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बीएसएफ के जांबाजों ने बिजली की रफ्तार से एक बेहद खुफिया और सर्जिकल काउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम उस इलाके के बिल्कुल नजदीक तक घुस गए और वहां मुस्तैद बांग्लादेशी सेना के उन दोनों बड़े कमांडरों को चारों तरफ से घेर कर ऑन द स्पॉट दबोच लिया। यह एक्शन इतना सटीक और इतना तेज था कि उन बांग्लादेशी कमांडरों को अपने हथियार उठाने या चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। बीएसएफ के वीर जवान उन दोनों कमांडरों को वैसे ही उठाकर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। जब सुबह बांग्लादेशी हेडक्वार्टर की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि भारत के 4 जवानों को उठाने के बदले में उनके खुद के 2 सबसे महत्वपूर्ण कमांडर इस समय हिंदुस्तान की कस्टडी में हैं और एक अज्ञात मिलिट्री बेस पर उनका विशेष इलाज चल रहा है। इस समय हमारी खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी उन दोनों कमांडरों को एक बंद कमरे में रखकर बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उनसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि हमारे 4 जवानों को इस समय बांग्लादेश के किस बेस पर रखा गया है, उन्हें किसने यह ऑर्डर था और बकरीद के ठीक बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे ढाका का असली प्लान क्या था। इस कड़े और अभूतपूर्व पलटवार ने बांग्लादेशी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। तो दोस्तों, आधी रात को बीएसएफ द्वारा चलाए गए उस बिजली जैसे तेज ऑपरेशन और बांग्लादेशी सेना के 2 बड़े कमांडरों को सीधे सरहद से उठाए जाने की खबर जैसे ही सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ढाका के सैन्य मुख्यालय में गूंजी, वैसे ही पूरे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। जिस घमंड में आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारे 4 जांबाज जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की थी, भारत के ऑन दी स्पॉट और बेहद कड़े पलटवार ने उनके उस पूरे घमंड को 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जमीनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के आलाधिकारी और कार्यवाहक सरकार के शीर्ष मंत्रियों को तलब किया गया है। बांग्लादेशी जनरलों के बीच इस समय इस बात को लेकर खलबली मची है कि जो भारत अब तक ऐसी घटनाओं पर फ्लैग मीटिंग बुलाता था या कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके कमांडरों को ही सर्जिकल कस्टडी में कैसे ले लिया। ढाका के रणनीतिकार पूरी तरह बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा चुका है। भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल की देरी किए इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस समय दिल्ली में एक हाई स्टेक्स आपातकालीन बैठक चल रही है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख लगातार सीमांत इलाकों से आ रही पल पल की लाइव इनपुट स्कोर टीम के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के इस फैसले से बांग्लादेश की हुकूमत को एक बेहद कड़ा, सीधा और आखिरी अल्टीमेटम भिजवा दिया गया है। भारत ने बिना किसी लाग लपेट के 2 टूक शब्दों में ढाका को संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित, सम्मानपूर्वक और बिना किसी खरोंच के भारतीय सीमा के भीतर वापस नहीं आ जाते, तब तक भारत की कस्टडी में मौजूद उनके दोनों बड़े कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर और बेहद विनाशकारी परिणाम बांग्लादेश की सेना को भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी पूरी तरह से हॉट मोड यानी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर सरहद पर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो हमारी सेना बीएसएफ को तुरंत और बेहद घातक बैकअप दे सके। यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है और पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली का यह साफ और कड़ा रुख यह साबित करता है कि आज का नया भारत अपने जवानों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया की किसी भी ताकत को नहीं देगा।
तो दोस्तों, दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी और बीएसएफ के आलाधिकारियों ने अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी सेना के कमांडरों से पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर इन दोनों कमांडरों को आमने सामने बैठाकर जब हमारे अधिकारियों ने कड़ाई से सवाल दागने शुरू किए तो उनके हलक से जो सच निकलकर बाहर आया है उसने सीमा पर रचे जा रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर दिया है। शुरुआती इनपुट्स और खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक इन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों ने यह कबूल किया है कि बीती रात भारतीय सीमा के भीतर गश्त कर रहे हमारे 4 जवानों को घेरना कोई अचानक हुआ हादसा या स्थानीय झड़प नहीं थी। इसके पीछे ढाका में बैठे कुछ बेहद कट्टरपंथी और भारत विरोधी सैन्य रणनीतिकारों का हाथ था। उन्होंने जानबूझकर कल रात के खराब मौसम, भारी मूसलाधार बारिश और शून्य विजिबिलिटी का फायदा उठाने का आदेश दिया था। साजिश यह थी कि भारत के जवानों को अपनी कस्टडी में लेकर नई दिल्ली पर एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया जाए ताकि भारत पूर्वी सरहद पर जो तेजी से स्मार्ट फेंसिंग और एंटी कट कंटीले तारों का जाल बिछा रहा है उस काम को किसी भी तरह रुकवाया जा सके। लेकिन इन दोनों आकाओं को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला आज के नए भारत से पड़ा है। जब उन्हें बताया गया कि उनके इस दुस्साहस के जवाब में बीएसएफ ने बिजली की रफ्तार से काउंटर ऑपरेशन चलाकर खुद उन्हें ही उठा लिया है तो इन दोनों कमांडरों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इस समय भारतीय एजेंसियां उनसे हमारे चारों वीर जवानों की सटीक लोकेशन उगलवाने में जुटी हैं कि उन्हें इस समय बांग्लादेशी सेना ने किस खुफिया बेस या चौकी पर बंधक बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े खुलासे के बाद भारत सरकार ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा महाचक्रव्यूह रच दिया है जिसकी कल्पना भी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी ने नहीं की होगी। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पूरे संवेदनशील पैच को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों और स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी के कमांडो को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी को अचानक 3 गुना बढ़ा दिया गया है और अब हमारे जवानों को साफ और कड़े निर्देश हैं कि सीमा पार से अगर 1 इंच भी संदिग्ध हलचल दिखाई दे तो बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान भी इस समय पूरी तरह से युद्ध स्तर पर मुस्तैद है और उनकी आर्टिलरी और लॉजिस्टिक टीमें बीएसएफ के ठीक पीछे बैकअप पोजीशन ले चुकी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारे चारों जांबाज सुरक्षित वापस नहीं आ जाते तब तक पूर्वी सरहद पर यह घेराबंदी और दबाव ऐसे ही बरकरार रहेगा और बांग्लादेश का कोई भी पैंतरा इस बार काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों, बीती रात पूर्वी सरहद पर जो कुछ भी हुआ और उसके बाद दिल्ली से लेकर ढाका तक जो महामंथन चल रहा है उससे आज की तारीख में एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने जांबाज जवानों के सम्मान को लेकर रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे 4 जवानों को जबरन सीमा पार ले जाने की जो दुस्साहसिक हिमाकत की गई थी, बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट उनके 2 बड़े कमांडरों को उठाकर ऐसा करारा और ऐतिहासिक जवाब दिया है कि विरोधी खेमे के सारे रणनीतिक मंसूबे धरे के धरे रह गए। अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की इस हाई लेवल बैठक और सीधे पीएम मोदी को दी गई ब्रीफिंग यह साफ संकेत देती है कि अब भारत की नीति केवल रक्षात्मक रहने की नहीं है। भारत ने 2 टूक शब्दों में अपना कड़ा संदेश दे दिया है, जब तक हमारे चारों वीर जवान सम्मानपूर्वक और पूरी तरह सुरक्षित वापस नहीं आ जाते तब तक कूटनीतिक और सामरिक दबाव का यह चक्रव्यूह ऐसे ही बरकरार रहेगा। बांग्लादेश को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसके साथ खड़ा रहा है, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई तो भारत अपने हितों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। ऑपरेशन कर रही है और इसके साथ ही कई घुसपैठियों को बंगाल से निकालकर वापस बांग्लादेश भेजा भी जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश बॉर्डर और चिकन नेक को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए और पूरी दुनिया का ऐलान कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अब न तो चिकन नेक पर कोई भारत दबाव सहने वाला है और न ही बॉर्डर पर किसी भी तरह की घुसपैठ को कामयाब होने दिया जाएगा। पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से 82 घुसपैठियों को बॉर्डर पर दबोचा गया, उसके बाद से अमित शाह की बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वह इससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़कर निकलकर सामने आ चुकी है। बता दें कि इस वक्त अमित शाह ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए चिकन नेक पर अब बांग्लादेश को सीधा डोज दे दिया है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि अब चिकन नेक की जो चौड़ाई है वह 20,
22 किलोमीटर नहीं बल्कि 42 किलोमीटर होने जा रही है और इसको लेकर जल्द ही भारत का तिरंगा चिकन नेक और बांग्लादेश के 3 कॉरिडोर पर लहराने वाला है। इसको लेकर बीएसएफ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जैसे ही यह खबर सामने आई है उसके बाद से मानो अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक यह खबर छा चुकी है कि भारत अब बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। भारतीय तरफ से की जा रही यह कार्रवाई न सिर्फ बांग्लादेश को प्रभावित करेगी बल्कि उन देशों को भी बहुत बड़ा झटका देगी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगातार चुनौती देने की कोशिश या फिर भारत को धमकाने की कोशिश करते थे। अमित शाह की कही हुई बात को लेकर अब मामला बहुत दूर तक पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इसको लेकर पहले ही जब बंगाल में सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई थी उसके बाद से ही सीधे तौर पर अपने चुनावी एजेंडे में भी इसे शामिल करते हुए कहा गया था कि बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा। न सिर्फ बांग्लादेश की बॉर्डर सुरक्षित होगी बल्कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले चिकन नेक को भी सरकार आने के साथ ही पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और वही काम इस वक्त शुरू हो चुका है। दरअसल बीते एक दिन पहले यह बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत की तरफ से लगातार की जा रही फेंसिंग का बांग्लादेश ने विरोध किया था और इस विरोध के बाद देर रात उन्होंने भारत की फेंसिंग का मजाक भी बनाया था। इसके बाद बांग्लादेशी सैनिकों की तरफ से भारत की लगभग 90 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को काटकर घुसपैठ का एक बड़ा रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप बड़ा ऑपरेशन चलाया। बीएसएफ ने इस ऑपरेशन में लगभग 82 घुसपैठियों को दबोचा था और इसके साथ ही इन घुसपैठियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सीधे बांग्लादेश को चुनौती भी दे डाली थी। इसके बाद से ही बांग्लादेश में इमरजेंसी बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश का यह कहना है कि भारत जानबूझकर उसके ऊपर दबाव डाल रहा है और अब तक बड़ी आसानी से यह सभी काम होते रहे थे, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। यहां तक कि भारत ने यह भी कह दिया है कि अब तक जो लोग घुसपैठ करके भारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं उन्हें भी एक एक करके उनके दस्तावेजों की जांच और प्रमाणीकरण करने के बाद वापस भेजा जा रहा है। मामला अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है और पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबसे अहम खबर बन जाती है चिकन नेक को लेकर सामने आई बात। पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि भारत अब चिकन नेक पर बहुत बड़ा और मैसिव एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटे के बीच भारत ने सैन्य मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया है। साथ ही ड्रोन निगरानी, सर्विलांस सिस्टम और अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ भारत ने इस चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। बीएसएफ की बड़ी टुकड़ियां यहां पर भेजी गई हैं और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सटे रंगपुर डिवीजन पर भारत अब बड़ा और मैसिव एक्शन लेने जा रहा है। यानी कि अब ये जो क्षेत्र है जो 22 किलोमीटर का है वह लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंचेगा, यानी आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे को भारत अब अपने क्षेत्राधिकार में लेने जा रहा है। और यही बात इस वक्त बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और डर का कारण बन चुकी है। यानी घटनाक्रम के बीच अब चीन की भी एंट्री साफ दिखाई दे रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज ढाका में आपातकालीन बैठक शुरू हो गई है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। लगातार यह देखा जा रहा है कि काफी बड़ा सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। बांग्लादेश की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को पूरी तरह से भारत ने नाकाम कर दिया। वह कैसे किया गया यह हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। लेकिन अब दोस्तों, भारत की तरफ से की जा रही चिकन नेक पर कार्रवाई को लेकर इस वक्त बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। पिछले 24 से 48 घंटे में भारत की तरफ से सैन्य मूवमेंट काफी तेज दर्ज की गई है। इसके बाद बांग्लादेश को लगा कि भारत किसी भी क्षण चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की तरफ से कई बड़ी सैनिक टुकड़ियों को भेजा गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो अब खबर सामने आई है वह और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। दरअसल इस वक्त भारत की तरफ से बांग्लादेश के लगभग 120 सैनिकों को अपने कब्जे में लिए जाने की बात कही जा रही है। ये सैनिक कथित तौर पर चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र में अवैध मूवमेंट करते हुए देखे गए थे। भारत ने इस मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। भारतीय सैटेलाइट कैमरों की मदद से और साथ ही अपनी रात्रि ड्रोन निगरानी प्रणाली जो नाइट विजन कैमरों से लैस है उनकी मदद से इस मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया, जहां लगभग 250 से ज्यादा सैनिक बांग्लादेश की तरफ से चिकन नेक के पास लाए गए थे। दरअसल पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश का एक बड़ा प्लान था और यह प्लान था कि भारत को किसी भी तरह दबाव में लाया जा सके। उसके पास सबसे बड़ा हथियार यही था कि चिकन नेक के पास भारत में मौजूद चुनौती को बढ़ाया जाए,
जिससे भारत दबाव में आ जाए। लेकिन अब वह शायद यह भूल चुका है कि भारत अब वह भारत नहीं रहा और न ही यह बांग्लादेश बॉर्डर अब वैसी रह गई है जैसी पहले हुआ करती थी। अब हालात बदल चुके हैं, सत्ता बदल चुकी है और पूरा नियंत्रण इस वक्त गृह मंत्रालय के हाथों में आ चुका है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच जैसे ही यह